हाय गाइज, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी स्टूडेंट्स, पार्टिसिपेंट्स एंड माय नियर एंड डियर चिल्ड्रेन, I welcome you all on the YouTube channel of Disha Classes. So my near and dear loving students, children and all the participants, मैं आप सभी लोगों का दिशा क्लास के YouTube चैनल पे मैं आपका हार्दिक नंदन वंदन और कोटि कोटि अभिनंदन करता हूँ। So guys, well, in our previous class, we studied about some important rules of present indefinite tense. हम लोगों ने अपने पिछले क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो स्पेशल रूल है उस रूल को हम लोगों ने देखा और उसी स्पेशल रूल में देयर आर सम मोर इंपॉर्टेंट रूल्स, देयर आर सम मोर इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सो गाइज, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कुछ और भी इंपॉर्टेंट रूल है, उसका कुछ और इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि बचा हुआ है और जो हम लोग देखने जा रहे हैं। एंड वेल, आज हम लोग इसे समाप्त करके दूसरे टेंस की ओर रुख करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, वेल लेट अस सी, देखा जाए आज का हमारा जो फर्स्ट रूल है उसको देखा जाए। सो नाउ वी कैन सी टू एक्सप्रेस परमानेंट एक्शन, जस्ट वी कैन सी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आज हम लोग देखने जा रहे हैं परमानेंट एक्शन। डियर स्टूडेंट्स, I should and must tell you about permanent action. तो चलिए चलते हम लोग बात करते हैं परमानेंट एक्शन के बारे में। परमानेंट इंग्लिश का एक वर्ड है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अस्थाई। परमानेंट का मतलब हो गया अस्थाई और एक्शन का मतलब स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हो एक्शन का मतलब होता है काम, यानी कि अस्थाई काम, अस्थाई कार्य। इसे हम लोग बोलेंगे अस्थाई कार्य बोलेंगे। तो परमानेंट का मतलब हो गया अस्थाई, एक्शन का मतलब हो गया काम या कार्य। तो वैसा काम जो कि वैसा परमानेंट एक्शन, वैसा अस्थाई काम जो कि अस्थाई तौर पर, वैसा काम जो कि अस्थाई रूप से अस्थाई तौर पर होता है, उसे ही हम लोग परमानेंट एक्शन कहते हैं। अब जैसे बोलेंगे वन ऑफ माय फ्रेंड्स, गाइज ये हमारा एग्जाम्पल है। तो अब ये जानना है कि परमानेंट एक्शन को व्यक्त करने के लिए, चाहे वो परमानेंट एक्शन में वैसा काम हो जो कि आप रोज करते हैं, या फिर चाहे परमानेंट एक्शन में वो जगह हो, वह स्थान हो जहां कि आप रहते हैं, जहां से आप बिलोंग करते हैं। अक्सर आप बोलते हुए सुनते होंगे व्हाट्स योर परमानेंट एड्रेस। वेल, तो परमानेंट एड्रेस का मतलब हो गया जहां आप अस्थायी रूप से रहते हो। सो गाइज, परमानेंट एक्शन वैसा काम जो अस्थायी रूप से होता है वो परमानेंट एक्शन हो गया। तो वन ऑफ माय फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे एग्जांपल्स को। डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारा एग्जांपल जो है, इस एग्जांपल में देखेंगे आप, फर्स्ट एग्जांपल में देखेंगे आपका पहला जो एग्जांपल उसे देखेंगे आप, वन ऑफ माय फ्रेंड्स लिव्स इन टाटा। डियर गाइज, अब आप जानते हो कि जब परमानेंट एक्शन की बात चलेगी तो परमानेंट एक्शन को व्यक्त करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ, तो आप जानते हैं कि ये जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट तो होता ही है। सब्जेक्ट के बाद आप लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और इस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद आप लिखेंगे ऑब्लिक। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में जब आप सफिक्स लगाते हैं एस और एस, एज ए रिजल्ट अ न्यू फॉर्मेशन ऑफ वर्ब इज इन्वेंटेड एंड दैट्स कॉल्ड सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। तो एक नई क्रिया का निर्माण होता है जिसे सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब बोलेंगे, और इसके बाद गाइज क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये तो कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट के बाद आपका V1 आएगा, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आएगा, उसके बाद क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में हम लोग लगाएंगे एस और एस, और इसे ही हम लोग इनफॉर्मल इंग्लिश में बोलते हैं V5, इट्स इनफॉर्मल। वेल, अब देखेंगे सब्जेक्ट की बात करेंगे तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या आ गया, वन ऑफ माय फ्रेंड्स, ये आपका क्या हो गया सब्जेक्ट।
सब्जेक्ट के बाद आपका क्या आता है, वर्ब आता है, और वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है, और जहां ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा वहां पे अदर वर्ड आएगा। नाउ लेट्स सी, वेल अब आप सोच रहे होंगे कि वन ऑफ माय फ्रेंड्स, अब आपको यहां दिख रहा है कि जो आपका वर्ड फ्रेंड्स है, तो फ्रेंड्स में आपको दिख रहा है एस लगा हुआ, तब आपके दिमाग में आता होगा कि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, और पूरा ग्रामर चलता है इसी नियम पे, पूरा ग्रामर चलता है इसी नियम पे। वो नियम हमारा क्या है, वो नियम हमारा है एसएस, और वो नियम हमारा है पीपी। माय नियर एंड डियर लविंग स्टूडेंट, आई शुड एंड मस्ट टेल यू, वेल एसएस सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। तो आपका सब्जेक्ट दिखने में लग रहा है प्लूरल, बट एज ए मैटर ऑफ फैक्ट द सब्जेक्ट इज लुकिंग प्लूरल, बट इन फैक्ट इट्स सिंगुलर। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम आपसे कहना चाहेंगे कि जो दिखता है वो होता नहीं है, हमेशा जो चीजें दिखती है वो चीजें रियलिटी में नहीं होती है। सो यहां पे हम आपसे कहना चाहेंगे, वेल दिखने में लगते हैं ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, बट ये सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है। अब हम आपको बताएंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, आप देखते चलेंगे कि जब भी किसी सब्जेक्ट में, जब भी किसी सब्जेक्ट का, किसी वाक्य का सब्जेक्ट हो वन ऑफ, क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, वन ऑफ, और वन ऑफ के बाद आपका नाउन आएगा पीसीएन, पी से हो गया प्लूरल, सी से हो गया काउंटेबल, और एन से हो गया नाउन। तो किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट रहेगा वन ऑफ प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन, लेकिन इसके साथ जो वर्ब लगेगा वो वर्ब हमारा क्या होगा, सिंगुलर। वर्ब क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा माय डियर स्टूडेंट्स। अब आप यहां पे चीजें बिल्कुल आसान, बस आपको सिर्फ जरूरत है कंटिन्यू जुड़े रहने की, लगातार देखते रहने की, लगातार पढ़ते रहने की। माय डियर चिल्ड्रेन, अब आप देखेंगे कि वन ऑफ माय फ्रेंड्स अगर किसी वाक्य का कर्ता आएगा तो वन ऑफ के बाद आपका जो नाउन है प्लूरल आएगा, लेकिन वर्ब जो है वो सिंगुलर होगा, क्योंकि वेल जो हमारा रियल सब्जेक्ट है, हमारा रियल सब्जेक्ट जो है वो हमारा रियल सब्जेक्ट है वन, और वन सिंगुलर होता है, और वन है तो क्या लगेगा, लिप्स। और आप जानते हैं लिप्स जो है ना, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में हम लोगों ने एस और एस लगाया है। वेल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में हम लोगों ने एस लगाया है यहाँ पे, और एज ए रिजल्ट ये फर्स्ट फॉर्म का जो वर्ब है ये चेंज हो गया, बदल गया, क्या चीज में, सिंगुलर वर्ब में बदल गया, जिसे आप इनफॉर्मल इंग्लिश में, इनफॉर्मल लैंग्वेज में B5 बोलते हो। तो वन ऑफ माय फ्रेंड्स लिव्स इन टाटा, मेरे दोस्तों में से कोई एक दोस्त, मेरे बहुत सारे मित्रों में से कोई एक मित्र टाटा में रहते हैं, टाटा में रहता है। वेल चीजें बिल्कुल आसान, यू नीड ओनली टू बी रेगुलर, टू बी कंटिन्यूड। नाउ लेट्स सी द सेकेंड एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है, रिया कम्स फ्रॉम गया, रिया गया से आती है, रिया गया से आती है। वेल रिया देखेंगे सब्जेक्ट हो गया है ना, वर्ब हो गया गया, तो ये गया से आती है यानी कि गया की रहने वाली है, वो वहां उनका परमानेंट घर है, परमानेंट एक्शन है, वो गया में ही रहती है, अब वहां से किसी काम से आई है। वन ऑफ माय फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन मेरा जो दोस्त है वो टाटा में रहता है, यानी टाटा में उसका परमानेंट एड्रेस हो गया, टाटा में उसका स्थायी रेसिडेंस हो गया, अपना घर हो गया उसका। रिपब्लिक डे फॉल्स ऑन 26th ऑफ जनवरी। माय डियर स्टूडेंट्स, आप देखेंगे, वेल रिपब्लिक डे फॉल्स ऑन 26th ऑफ जनवरी। माय डियर चिल्ड्रेन, अब यहां पे आप देख सकते हैं रिपब्लिक डे। वेल व्हाट्स रिपब्लिक डे, एक्चुअली रिपब्लिक डे इज ए सब्जेक्ट। वेल नाउ वी कैन सी व्हाट इज रिपब्लिक डे। माय डियर चिल्ड्रेन, आप जानते हो ना कि रिपब्लिक डे क्या है। रिपब्लिक डे जो है रिपब्लिक डे जो है वो एक त्यौहार है ना। हमारे देश में दो तरह के त्यौहार होते हैं, एक होता है राष्ट्रीय त्यौहार और एक होता है धार्मिक त्यौहार। तो रिपब्लिक डे जो है ये हमारा नेशनल फेस्टिवल है, तो त्यौहार का नाम है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो वर्ब भी हमारा क्या हो गया, सिंगुलर। तो ये अस्थायी है, परमानेंट एक्शन को दिखा रहा है। रिपब्लिक डे फॉल्स ऑन 26th ऑफ जनवरी। रिपब्लिक डे 26 जनवरी को पड़ता है, 26 जनवरी को होता है। वेल अब ये परमानेंट एक्शन है कि नहीं, आप देखिए, मेरा देखने का काम हमेशा नहीं चलेगा, अब आप देखोगे। वेल अब आप देख सकते हैं चीजें बिल्कुल आसान,
एवरीथिंग इज इजी इफ यू आर नॉट लेजी। तो सब कुछ आसान है अगर आप लेजी नहीं है तो रिपब्लिक डे जो है ऐसा तो नहीं है कि ये जो 2020 है तो 26 जनवरी को मनाया गया, 2019 में 25 को मनाया गया था, 2021 जो हमारा आने वाला है वो 27 को मनाया जाएगा, 27। नहीं, ये फिक्स डेट है। तो यही परमानेंट एक्शन हो गया माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। सो गाइस, कॉपी और पेन आपका खुला ही रहना चाहिए और चीजों को नोट करते चलें, और जिन्हें लगता है कि हम साथ साथ नोट नहीं कर सकते हैं वो चीजें देख लें, ये वीडियो आपके पास सेव रहेगा। और अदरवाइज अगर आपके पास आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, हमने आपको 2 सेकंड का समय दिया। वेरी गुड। नाउ लेट्स सी। सुजाता रन्स अ ब्यूटी पार्लर। सुजाता रन्स अ ब्यूटी पार्लर। अब देखेंगे आप, सुजाता रन्स अ ब्यूटी पार्लर शब्द परमानेंट एक्शन को शो करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस वही टेंस है जिसका ओरिजिनल नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, बट मॉडर्न इंग्लिश में उसको बोला जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब यहां पे आपको दिमाग में इस बात को रखना है कि परमानेंट एक्शन को शो करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। सुजाता रन्स अ ब्यूटी पार्लर। नाउ वी कैन सी सुजाता रन्स अ ब्यूटी पार्लर। डियर स्टूडेंट्स, सुजाता क्या हो गया? सुजाता सब्जेक्ट हो गई। अब ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर आया। सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल होगा तो वर्ब भी हमारा प्लूरल होगा। तो ये ऐसा कुछ नेचर होता है इंग्लिश ग्रामर का, है ना, कि सब्जेक्ट जैसा है वैसा वर्ब लगाएंगे, और अब ब्यूटी पार्लर आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अब आप ही बताइए, ऐसा तो नहीं है ना कि सुजाता ब्यूटी पार्लर आज चलाती है, आने वाला अगले माह में दूसरा काम करेगी, फिर अगले साल दूसरा काम करेगी? नहीं डियर स्टूडेंट्स, किसी भी आदमी का जो प्रोफेशन होता है, जो पेशा होता है, जो रोजी रोटी कमाने का होता है, डियर स्टूडेंट्स, अब यहां पे हम आपको देखेंगे एक वर्ड आपके लिए आ रहा है ब्रेड एंड बटर। आप इसे नोट करेंगे, BRED, ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर मीन्स होता है लाइवलीहुड, BUTTER। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ब्रेड एंड बटर का मतलब क्या होता है? लाइवलीहुड। और लाइवलीहुड का मतलब होता है रोजी रोटी, आजीविका। डियर स्टूडेंट्स, अब यहां पे हम आपसे कहना चाहेंगे कि अब आपको लगता होगा कि बीच में हमने फ्रेज क्यों लिख दिया। तो बीच में हमने फ्रेज क्यों लिख दिया? हमारा काम है कि एक ही साथ हम लोग ढेर सारा काम करते चलें, यही प्रयास हमारा है। तो 12th के एग्जामिनेशन में 3 मार्क्स के 3 नंबर के आपको आते हैं, और वो 3 नंबर का आता है एडोम्स एंड फ्रेजेज। तो ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है लाइवलीहुड, जिसका मतलब रोजी रोटी, आजीविका। तो किसी भी आदमी का जो लाइवलीहुड होता है, जो आजीविका होता है, वो आजीविका परमानेंट होता है, वो टेम्पररी नहीं होता है। तो परमानेंट एक्शन को शो करने के लिए, अब सपोज कोई आदमी किसी खास पार्टिकुलर मोहल्ले में रहता है तो वो बताएगा, वो क्या होगा? परमानेंट एक्शन को शो करेगा। जैसे आप कह सकते हैं आई लिव एट न्यूवेरिया नवादा। आई लिव एट न्यूवेरिया नवादा। माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखेंगे आई लिव एट न्यूवेरिया नवादा, तो कहने का मतलब है न्यूवेरिया नवादा आपका सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट आपका क्या हो गया? आई। वर्ब आपका आ गया विल, और आपका उसके बाद ये जो है आपका अदर वर्ड आ रहा है न्यूवेरिया, फिर आपका आ रहा है नवादा, उसके बाद आप जोड़ देंगे इन बिहार, इन इंडिया जो देना है आपको ये। तो मैं न्यूवेरिया में रहता हूँ, न्यूवेरिया में मेरा अपना घर है, अपना मकान है। विल, तो कहने का मतलब है कि किसी भी आदमी का जो अपना घर है वो तो परमानेंट, वो तो उनका परमानेंट रेसिडेंस होता है। तो यही कहना चाह रहे थे हम आपसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है क्या चीज को व्यक्त करने के लिए? परमानेंट एक्शन को शो करने के लिए। आई लिव एट न्यूवेरिया नवादा, ये रूल आपका पूरा हुआ।
बिल्कुल आप नोट कर लेंगे और आगे चलेंगे हम लोग। वेल, नेक्स्ट रूल जो हमारा है देखेंगे डियर स्टूडेंट्स। अगला रूल है आपका टू बिगिन इंपरेटिव सेंटेंस। वेल, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है ना, इंपरेटिव सेंटेंस को भी व्यक्त करने के लिए। अब आप कहेंगे वेल, अब आप कहेंगे कि सेंटेंस तो दूसरा चीज है, ये दूसरा चीज है। बिल्कुल नहीं, सेंटेंस और ये चीजें जो है ना, ओके, बिल्कुल डिफरेंट चीज नहीं है वो। कैसे देखेंगे आप। सेंटेंस में क्या आता है? अफर्मेटिव सेंटेंस, जो हम लोग टेंस में वाक्य बनाते हैं, जो हमारा फर्स्ट जो स्ट्रक्चर होता है, जो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, वो सारा क्या हो गया? वो भी एक तरह का सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस। जहां नेगेटिव मीनिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड लगा हुआ होता है वो हमारा क्या हो गया? नेगेटिव सेंटेंस। और वैसे सेंटेंस है ना जिसमें कि ऑक्सिलरी वर्ब रहता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। WH वर्ड लगा रहेगा वो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। और ऑक्सिलरी वर्ब के साथ नॉट भी लगा रहेगा तो वो आपका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस हो गया, नेगेटिव क्वेश्चन कर सकते हैं आप। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जहां तक इंपरेटिव सेंटेंस की बात है तो इंपरेटिव सेंटेंस में आपने पढ़ा होगा कि इंपरेटिव सेंटेंस का हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारा स्ट्रक्चर होता है V1 प्लस ऑब्जेक्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम यहां पे आपसे कहना चाहेंगे, हम कहना चाहेंगे कि ये जो आपका V1 प्लस ऑब्जेक्ट है, तो वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने सेंटेंस का क्लास नहीं किया, जिनका सेंटेंस का क्लास छूट गया, सेंटेंस का वीडियो नहीं देख सके, तो जो भी वीडियो आप देख रहे हैं हमारे चैनल का, तो उसी वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहता है। उस लिंक के द्वारा आप प्रीवियस वीडियो का लिंक पा सकते हैं और वहां से आप सेंटेंस देख लेंगे। काफी बेहतरीन और बेहतर तरीका से हम लोगों ने सेंटेंस को पढ़ा था, बड़े ही जबरदस्त और मस्त तरीका से हम लोगों ने सेंटेंस को पढ़ा था। और हमें लगता है कि जो भी स्टूडेंट्स पढ़े हैं सेंटेंस वो भूलने नहीं जा रहे हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंस का यह स्ट्रक्चर होता है, आप देख सकते हैं। वेल, अब आप कहेंगे कि गुरुजी आपने तो बताया कि हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर जो होता है, इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, वो बेसिक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद हम लोग लगाते हैं, है ना, ओके, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में लगाते हैं एस और एस, और इसके बाद हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। अब आप कहेंगे कि गुरुजी आपने तो वहां बताया इंपरेटिव सेंटेंस, और इंपरेटिव सेंटेंस का हमारा स्ट्रक्चर है V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां पे हम आपसे कहना चाहेंगे माय डियर स्टूडेंट्स कि V1 प्लस ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वहां पर नहीं है, तो आप जान लेंगे आज कि इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट सब में छुपा हुआ रहता है। इंपरेटिव सेंटेंस में सारे सेंटेंसेज में सब्जेक्ट सब में छुपा रहता है। और वो कौन सा सब्जेक्ट आपका छुपा हुआ रहता है? वो सब्जेक्ट आपका यू छुपा हुआ रहता है। तो आप कहेंगे, आप यहां पे लिख सकते हैं नोट में, नोट में लिखेंगे आप इन इंपरेटिव सेंटेंस इन इंपरेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट इज हिडन। आप समझ जाएंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं हम लोग, यहां सेंटेंस और यहां हो गया आपका सब्जेक्ट। तो इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो क्या रहता है? छिपा हुआ रहता है। अब यहां देखेंगे ऑबे द ट्रैफिक रूल्स। अगर ऐसा नहीं होता तो यहां पे V1 ही क्यों आ रहा है? यहां पे V1 ही क्यों आ रहा है? V5 क्यों नहीं आ रहा है? सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब क्यों नहीं आ रहा है? इसके पीछे का कारण है माय डियर स्टूडेंट्स कि सब्जेक्ट इसमें छिपा हुआ है। और कौन सा सब्जेक्ट छिपा हुआ है? यू। जो सब्जेक्ट छिपा हुआ रहता है वो आपका सब्जेक्ट कौन सा होता है? यू होता है माय डियर स्टूडेंट्स। तो ऑबे द ट्रैफिक रूल्स मींस सब्जेक्ट छिपा हुआ है। तो इंपरेटिव सेंटेंस में भी हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है इसी को फॉलो किया जाता है। यहां पे है ऑबे द ट्रैफिक रूल्स। अब यहां पे देखेंगे आप ऑबे द ट्रैफिक रूल्स, वर्ब हो गया, यातायात के नियमों का पालन करो। नेवर डिसीव योर फ्रेंड्स, अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को कभी भी धोखा मत दो। कोऑपरेट योर नेबर्स, अपने पड़ोसियों को सहयोग करो। ऑलवेज एडमिट योर मिस्टेक, हमेशा अपनी गलती को स्वीकार करो। अब इसमें थोड़ा और लंबा बनाएंगे।
अक्सर बच्चे बोलते हैं कि छोटा सेंटेंस तो बन जाता है, बड़ा सेंटेंस में दिक्कत होता है। तो जिससे छोटा बन रहा है उससे बड़ा भी बनेगा। जिसकी शुरुआत अच्छी है उसका फिनिशिंग जो होगा, एंडिंग होगा, वो भी अच्छा होगा। आपने कहावत सुना होगा इंग्लिश में, मॉर्निंग सोज द डे, होनहार बिरबान के हो चिकने पात। तो आपका दिन कैसा बीतेगा सुबह देख करके पता चल जाता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑलवेज एडमिट योर मिस्टेक। एक वर्ड आप लगा दीजिए ना इसमें, तो सेंटेंस देखिए थोड़ा और लंबा बनेगा ये। ऑलवेज एडमिट योर मिस्टेक पब्लिकली। क्या बोलेंगे? पब्लिकली। ऑलवेज एडमिट योर मिस्टेक पब्लिकली। हमेशा अपनी गलतियों को खुलेआम स्वीकार करो। वेल, अब यहां देखेंगे ऑलवेज एडमिट योर मिस्टेक पब्लिकली। सेंटेंस पहले से भी बेहतर हो गया, बड़ा हो गया। स्पीक द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ। शब्द छिपा हुआ है, यू स्पीक द ट्रूथ आप कह सकते हैं। सो चीजें बिल्कुल आसान। तो हम देखते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस में भी, इंपरेटिव सेंटेंस को व्यक्त करने के लिए भी हम लोग देखते हैं, है ना? ओके, क्या चीज का इस्तेमाल होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है इंपरेटिव सेंटेंस को व्यक्त करने के लिए। आप चीजों को नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। नाउ लेट अस कंटिन्यू। आगे देखेंगे हम लोग। ये अगला हमारा जो रूल है, आगे का जो हमारा रूल है, वो रूल क्या है देखेंगे आप। टू एक्सप्रेस ड्रामेटिक नैरेटिव्स, टू एक्सप्रेस ड्रामेटिक नैरेटिव्स। माय डियर स्टूडेंट्स, ये ड्रामेटिक नैरेटिव्स क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। सो ड्रामेटिक नैरेटिव्स क्या होता है ये देखेंगे हम लोग। ड्रामेटिक नैरेटिव्स का मतलब होता है, ड्रामेटिक का मतलब नाटकीय, नैरेटिव, नैरेट का मतलब कहना या वर्णन करना। यानी आपको समझना यह है कि इतिहास के घटनाओं को ताजा बना करके प्रस्तुत करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे ही आपके दिमाग में सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है, वैसे ही आपके दिमाग में यह स्ट्रक्चर आ जाना चाहिए कि सिंपल प्रेजेंट है, यानी कि हमारा V1 और हमारा V5। ये वही V1 और V5 है माय डियर स्टूडेंट्स, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। और दूसरा हो गया कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में अगर हम लोग लगाते हैं सफिक्स एस और यस। वेल, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब का सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब होगा ये। तो इतिहास के घटनाओं को ताजा बना करके प्रस्तुत करने के लिए, वैसी चीजें, वैसी ऐतिहासिक घटनाएं, वेल, जो कि पहले बीत चुकी है, पहले घटित हो चुकी है, सैकड़ों साल पहले, हजारों साल पहले। तो वैसे इंसिडेंट को अगर आप चाहेंगे कि फिर से हम उसे प्रस्तुत करें लोगों के सामने ताजा बना करके, वेल, यानी कि दिखने में लगे कि चीजें हजारों साल, सैकड़ों साल पहले नहीं हुई है, बल्कि हाल फिलहाल में ही हुई है, अभी हुई है ना? ओके, हाल ही में हुई है। तो इतिहास के घटनाओं को ताजा बना करके प्रस्तुत करने के लिए, किसी भी ऐतिहासिक घटना का सजीव चित्रण करने के लिए, सजीव चरित्र चित्रण करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल होता है। स्ट्रक्चर वही रहेगा, क्या? V1 और V5। अब देखेंगे आप, वेल, राणा प्रताप नाउ ड्रॉज हिज स्वॉर्ड एंड अटैक्स द फोज। राणा प्रताप सब्जेक्ट हो गए, राणा प्रताप क्या हो गए? सब्जेक्ट हो गए। राणा प्रताप सब्जेक्ट, वेल, ड्रॉज क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, है ना? वर्ब का आपका सिंगुलर फॉर्म हो गया। हिज स्वॉर्ड क्या हो गया? आपका ऑब्जेक्ट हो गया। फिर आप देखेंगे एंड के बाद एक और वर्ब आ रहा है। तो हम लोग बात किए थे कि अगर हमारा सब्जेक्ट के बाद अगर सब्जेक्ट है तो इस सब्जेक्ट के लिए जो वर्ब आ रहा है, और इसी सब्जेक्ट के लिए अगर और दूसरा वर्ब आएगा तो वो भी हमारा सिंगुलर होगा। अगर ये वर्ब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर है, फिर ये सब्जेक्ट
सिंगुलर है तो इसके बाद आने वाला दूसरा जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा। ऐसी गलती आप नहीं करेंगे कि यहाँ आप ड्रॉ दे दिए, यहाँ आप ड्रॉ देंगे या दूसरा वर्ब का दूसरा फॉर्म देंगे। फो का मतलब होता है इनिमी, ENEMY। इनिमी का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? फो। और फो का मतलब क्या होता है? दुश्मन। क्या होता है? दुश्मन। अब देखना ये हम लोगों को तो राणा प्रताप अब अपनी तलवार निकालते हैं और दुश्मनों पर आक्रमण करते हैं, दुश्मनों पर हमला करते हैं। अब आप देखा आपने देखा कि राणा प्रताप आज की बात नहीं है, सैकड़ों साल पहले की बात है। लेकिन इस ऐतिहासिक घटना को, इस ऐतिहासिक तथ्य को अगर हम चाहे, है ना, कोई स्पीकर चाहते हैं कि उसको सजीव बना करके बोले कि लगे कि ये चीजें अभी हुई है, अभी घट रही है, तो प्रेजेंट इंडिफिटेंस का इस्तेमाल होता है। आपने देखा, कंटिन्यू चलते रहेंगे हम लोग। आगे जो हमारा रूल है अगला, नेक्स्ट देखेंगे वन मोर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। तो दूसरा जो एग्जाम्पल आपका है वो एग्जाम्पल क्या देखेंगे आप? अकबर द ग्रेट सब्जेक्ट बन गए, टाइज द नॉट वर्ब हो गया, राजपूत प्रिंसेस एंड सेट्स एन एग्जाम्पल ऑफ सेक्युलरिज्म। माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखेंगे कहने का मतलब हो गया अकबर द ग्रेट। सो डियर स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये हो गया कि अकबर द ग्रेट सब्जेक्ट हो गया। अब इस सब्जेक्ट का हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा क्या होगा? सिंगुलर। वर्ब भी हमारा क्या होगा? सिंगुलर। तो टाई द नॉट मीन्स होता है शादी करना, मैरी। अकबर द ग्रेट राजपूत राजकुमारी से शादी करते हैं, निकाह करते हैं और धर्मनिरपेक्षता का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। आपने देखा, राणा प्रताप, अकबर, ये सारी इतिहास की बातें हो रही है। यानी ऐतिहासिक घटनाओं को ताजा बना करके प्रस्तुत करने के लिए प्रेजेंट इंडिफिटेंस का प्रयोग किया जाता है। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता। क्या होता है? धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का मतलब हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, a country or a place where all the people of different caste and religion are allowed to follow their own culture and religion। तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब हो गया कि वैसा देश, वैसा राज्य, वैसा स्थान जहाँ की सभी अलग अलग धर्मों के लोगों को अपने अपने धर्मों को मानने की और रहने की इजाजत मिलती हो। और ऐसा देश दुनिया में एक ही है, वो हमारा इंडिया। तो अकबर द ग्रेट ties the knot a Rajput princess and sets an example of secularism। अकबर द ग्रेट राजपूत राजकुमारी से शादी करते हैं और धर्मनिरपेक्षता का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। नाउ सी वन मोर एग्जाम्पल। स्टूडेंट्स देखेंगे एक और एग्जाम्पल हम लोग। अब दूसरा एग्जाम्पल नंबर 2 जो हमारा है वो है शिवाजी डिफीट्स मुगल्स। शिवाजी मुगल को हराते हैं, शिवाजी मुगल को हराते हैं। अब ये शिवाजी मुगल को हराते हैं, देखेंगे हम लोग। शिवाजी क्या हो गए? सब्जेक्ट। डिफीट क्या हो गया? वर्ब। मुगल क्या हो गए? ऑब्जेक्ट हो गए। मुगल शासक लोगों को मुगल बोला जा रहा है यहाँ पे। सो डिफीट का मतलब हराना। डिफीट मीन्स हो गया हराना। वर्ड पावर भी आपका बिल्कुल बेहतर होना चाहिए। 10 से 15 नंबर 20 नंबर का प्रॉब्लम आपका सोल्व हो जाएगा अगर आपका वर्ड पावर अच्छा रहता है। तो वर्ड पावर अच्छा एक दिन में नहीं हो सकता डियर स्टूडेंट्स। someone has truly said Rome was not built in a day। कारब धीरे होत है काहे होत अधीर। कोई भी काम रातों रात नहीं हो सकता है, इसके लिए समय लगता है, इसके लिए वक्त लगता है। तो वर्ड पावर का जो मसला है एक दिन में हल नहीं हो सकता है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखना है कि हम लोगों ने क्या क्या चीज़ों को देखा। क्या क्या चीज़ों को हम लोगों ने देखा, इन चीज़ों को हम लोग एक सरसरी निगाह डालते हैं, सरसरी नज़र डालते हैं उन सारे रूल्स पर, है ना, उस सारे नियम्स पर,
सारे रूल्स पर जो कि हम लोगों ने देखा। अब देखेंगे हम लोग क्या क्या हम लोगों ने अब तक देखा, वो देखेंगे। ये यहां तक हम लोग देख लिया हम लोगों ने। वेल, रूल नंबर 10। इस रूल नंबर 10 को देखने के बाद एक और छोटा सा रूल है, इंपॉर्टेंट है, वो भी हम लोग देखते चलते हैं। ये इसको आप कह सकते हैं रूल नंबर 11। तो इसको आप डाल सकते हैं रूल नंबर 11। रूल नंबर 11। अब ये रूल नंबर 11 जो है, इसे देखेंगे हम लोग। ये माने कोटेशन को व्यक्त करने के लिए। कोटेशन का मतलब होता है किसी भी आदमी के द्वारा जो कुछ भी बातें कही जाती है, जो कुछ भी बातें बोली जाती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स? कोटेशन बोलते हैं। ये तो है ना, ओके। कोटेशन को बताने के लिए, कोटेशन को व्यक्त करने के लिए, कोटेशन को बनाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। माने कह सकते हैं आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, टू मेक कोटेशन या टू इंट्रोड्यूस कोटेशन, जो भी आप लिखेंगे। ये तो कोटेशन का मतलब हो गया किसी के द्वारा जो कही गई बातें होती है, वो क्या होता है? कोटेशन होता है। ये अब जैसे देखेंगे, काफी बेहतर एग्जाम्पल है, बेहतरीन एग्जाम्पल है, आपने जरूर सुना होगा। कोटेशन देखेंगे आप, कोटेशन क्या देखेंगे आप? द बाइबिल, द बाइबिल सेज, द बाइबिल सेज, द बाइबिल सेज, बाइबिल कहती है। बाइबिल कहती है पाप की सजा मौत होती है, पाप की सजा मौत होती है। तो जो भी कोटेशन होगा वो आपका इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा जाएगा। द वेजेज ऑफ sin is death। डियर स्टूडेंट्स, यहां पे आपको देखना है, बिल्कुल नजरें आपकी ओझल नहीं होनी चाहिए। तो कोटेशन जो होता है वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, और इस कोटेशन को बनाने में भी हमारा यही स्ट्रक्चर काम करता है, V1 और V5। To the Bible says the wages of sin is death। पाप की सजा मौत होती है, पाप की सजा मौत होती है। किसी के द्वारा कोटेशन है, कोटेशन जो है प्रेजेंट रिपीटेंस में होता है। देखेंगे हम लोग दूसरा एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल देखेंगे हम लोग। किड सेज, आपने नाम सुना होगा,
आपने नाम जरूर सुना होगा, ये जो हमारे पोएट हैं इनका नाम सुना होगा आपने। किट्स सेज, किट्स सेज a thing of beauty is a joy forever. A thing of beauty, thing of beauty is a joy forever. So dear students, ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 2। ये कौन सा एग्जाम्पल था? एग्जाम्पल नंबर 2 इसका ये। द किड सेज, द किड सेज माने किड्स कहते हैं, क्या कहते हैं? अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। आंतरिक सुंदरता अस्थायी होती है। माय डियर स्टूडेंट्स, आपके अंदर की जो सुंदरता होती है ना, वो परमानेंट होती है, वो टेम्पररी नहीं होती है। ऊपर की जो सुंदरता होती है, किसी भाई साहब ने 8 पैक बनाया हो, 6 पैक बनाया हो, बट अगर वो एक्सरसाइज छोड़ देंगे, अगर वो बैलेंस्ड डाइट नहीं लेंगे, न्यूट्रिशियस फूड लेना छोड़ देंगे, उनका 6 पैक और 8 पैक बिखर जाएगा। कोई आदमी बहुत अच्छा मेकअप करता है, एसी कार में चलता हो, उसे धूप में चलने के लिए बोल दीजिए, सारा उनका सुंदरता खराब हो जाएगा। लेकिन आपके अंदर का जो हुनर है, जो स्किल है, जो टैलेंट है, वो बेकार नहीं होगा। यही किड्स कहते हैं। किड्स सेज अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही जबरदस्त उदाहरण है ये। इस तरह के एग्जांपल्स जो है आर्टिकल्स के प्रॉब्लम में भी आते हैं, टेंस के प्रॉब्लम में भी आते हैं। आर्टिकल्स के प्रॉब्लम में आएंगे, आपका लिखा रहेगा द थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, एक जगह द कर देगा। आपका लिखा रहेगा थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, जॉय से पहले हटा देगा। तो डियर स्टूडेंट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशन। वेल, और इंपॉर्टेंट कोटेशन काफी इंपॉर्टेंट है रियली, है ना, ये आर्टिकल्स के लिए, टेंस के लिए, टाइम एंड टेंस के लिए, हर चीजों के लिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब तक हम लोगों ने फिर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा, बहुत कुछ पढ़ा। वेल, अब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस जो है, इसके बारे में ज्यादा तो कुछ नहीं, बट एक बात आपके साथ हम और शेयर करेंगे। वो बात ये शेयर करना है, वो ये शेयर करना है कि कंडीशनल सेंटेंस जो हमारा होता है, वहां भी हम लोग देखते हैं इसका इस्तेमाल होता है। तो यहां तक आपने लिख लिया, वेरी गुड। अब हम लोग देखेंगे, बस हम आपको आपको परिचित करवा रहे हैं इस रूल से, बस ये समाप्त होने जा रहा है ये। तो आप कह सकते हैं रूल नंबर 12। रूल नंबर 12। तो रूल नंबर 12 जो हमारा है वो क्या है, तो देखेंगे आप। रूल नंबर 12 क्या कहता है ये? वेल, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस जो हमारा है, इसका इस्तेमाल होता है इन कंडीशनल सेंटेंस। अब एक कंडीशनल सेंटेंस क्या है, अब आप जानेंगे कि कंडीशनल सेंटेंस में कैसा कंडीशनल सेंटेंस, 3 तरह के कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। यहां पे हम लोग बात करेंगे खास करके फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस की। तो फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस में भी हम लोग देखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल होता है, यानी कि इसका इस्तेमाल होता है। अब ये देखेंगे क्या, इफ यू कम, इफ यू कम लेट, आई शैल पनिश यू। I shall punish you. I shall punish you. अब देखेंगे स्टूडेंट, माय डियर स्टूडेंट्स, आप देखेंगे यहाँ पे, देखना क्या है, तो देखेंगे आप, देखना यह है, इफ यू कम लेट, यदि तुम देर से आओगे तो मैं तुम्हें दंडित करूंगा, यदि तुम देर से आओगे तो मैं सजा दूंगा। दिखने में लग रहा है कि यदि तुम देर से आते हो तो मैं सजा दूंगा, लेकिन दोनों
सेक्शन का, दोनों पार्ट का। ये जो इफ से शुरू हो रहा है इसको बोलते हैं इफ क्लाउज, यानी कि सबऑर्डिनेट क्लाउज हो गया, और ये प्रिंसिपल क्लाउज है। इसके बारे में हम लोग आने वाले क्लास में बात करेंगे। तो हमें बताना यह था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक यूज ये है कि फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये अपने आप में खुद एक चैप्टर है कंडीशनल सेंटेंस, बट हमने आपको बताना चाहते थे कि इस कंडीशनल सेंटेंस में इस्तेमाल होता है, किसका इस्तेमाल होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हमारे तरफ से इतना ही। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोगों ने बहुत ही जबरदस्त और बेहतर तरीका से देखा, और बस आप इसका रिवीजन। स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे, तो हमारा कहना यह है कि टेंस जो है काफी लंबा होता जा रहा है। तो कहने का मतलब है हम लोगों का प्रयास है कि गागर में सागर बने। हमारा प्रयास है कि टेंस से किसी भी तरह का जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आपका छूटे नहीं, चाहे वो 12th लेवल का प्रॉब्लम हो, मैट्रिक लेवल का प्रॉब्लम हो, कंपटीशन लेवल का प्रॉब्लम हो। इसलिए थोड़ा सा वक्त हम लोग ले रहे हैं। तो कहना यह है कि फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है, और वहां पे उसके साथ कंडीशनल सेंटेंस में इस तरह से सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आते हैं, और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जिस वाक्य में लगा रहता है उस वाक्य को बोला जाता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। उसके बाद जो दूसरा सेंटेंस रहता है उसको बोला जाता है प्रिंसिपल क्लॉज। तो इन सारी बातों पर हम लोग चर्चा जारी रखेंगे। वी शैल कंटिन्यू दिस डिस्कशन। तो कंडीशनल सेंटेंस खुद अपने आप में एक बड़ा सा खुद एक चैप्टर है, इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हमें कहना यह था कि जो कंडीशनल सेंटेंस जो आपका है, तो जब भी कंडीशनल सेंटेंस में होगा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल जहां होगा उसमें हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इफ लगा रहेगा, व्हेन लगा रहेगा, एज सून एज लॉन्ग एज, इन केस, अनलेस, अनटिल, ये सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगे रहेंगे, है ना, उस वाक्य में जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। सो कहने का मतलब है अनलेस यू कम, है ना, ओके, आई शैल नॉट गो, आई शांट गो, जब तक तुम आओगे नहीं मैं जाऊंगा नहीं। तो हमने कोशिश किया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की सारी बातों को आपको सामने शेयर करें, रखें, बताएं। लगभग हमने बता दिया। अब इसके बाद भी कुछ होगा तो हमारा अगला टेंस जो है वो हमारा कंटिन्यूअस टेंस, और इसके बारे में कुछ और प्रॉब्लम होंगे, आपके कमेंट्स आएंगे, आपके डाउट्स आएंगे, तो उसी के साथ कल हम लोग कल के क्लास में देख लेंगे। तो चलिए हम लोग लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए हमारे तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स को दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे टू ऑल, सी यू टुमारो, बाय बाय।